वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है एक नया टॉपिक है। बिल्कुल ही आपने अभी तक जितना मैथमेटिक्स पढ़ा है उससे बिल्कुल हट करके, या यूँ कहे कि मैथमेटिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। असली मैथमेटिक्स अब स्टार्ट होने जा रही है। अब मज़ा आने वाला है। या तो ये आप लोगों के लिए सजा बन जाएगा, या तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट लोगे तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि ज्योमेट्री का पोर्शन आपके लिए मज़ा बन जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जो है वो ज्योमेट्री है। आपको जो पढ़ना, जिसमें स्टूडेंट्स को मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो इस ज्योमेट्री के पोर्शन में होती है। आपको अभी लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना है। आपको समझ में आ गया होगा कि लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। मोस्ट अवेटेड टॉपिक। मैक्सिमम बच्चों ने कहा सर ये लाइंस एंड एंगल्स कब पढ़ाओगे, और मैक्सिमम बच्चों के समझ से परे भी होता है टॉपिक। मैक्सिमम बच्चे ज्योमेट्री को ही छोड़ देना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ ज्योमेट्री को किनारे कर देना चाहते हैं कि ज्योमेट्री पढ़ना ही नहीं है, एग्जाम में ही छोड़ देना है पूरा। आप ज्योमेट्री को छोड़ोगे, अभी इसके बाद आप ट्रायंगल पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल है, एरियन पैरेललोग्राम है। मान लो तो अभी के लिए निकाला गया है, बट आगे तो पढ़ना ही पड़ना है। एंड कंस्ट्रक्शन है। इन सारी चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते हो। 10th में भी आपको पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना बेकार की बात किए हुए लाइंस एंड एंगल्स। आज हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। लाइंस एंड एंगल्स के पूरे इंट्रोडक्शन को हम 2 पार्ट में, 2 वीडियोज में लेकर के आ रहे हैं। आप दोनों पार्ट को देखिएगा। उसके बाद 3rd पार्ट में हम लाइंस एंड एंगल्स के थ्योरम्स को लेकर के आएंगे। हम थ्योरम्स को कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे समझते हैं। आप थ्योरम को प्रूफ करना, उसका कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपके लिए इस लाइंस एंड एंगल्स में या ज्योमेट्री के किसी भी पोर्शन में आपको किसी भी चीज़ को प्रूफ करना बड़ा ही आसान होगा। ज्योमेट्री का जो प्रूफ होता है, जो स्टेटमेंट होता है, या यूँ कहें जो थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है आप लोगों को पता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स और देखते हैं क्या है और कितना दम है इस चैप्टर में। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ये एंड है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज इसको देखो जरा, इसको जरा बड़े आराम से समझना है उन चीज़ों को। एक पॉइंट होता है डॉट, बहुत सारे डॉट मिलकर क्या बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं। इतना पता है। अगर इस लाइन का कुछ मैं नेम दे दूं तो इसको हम बोलते हैं कि ये लाइन सेगमेंट हो गया। ये अभी विदाउट नेम लाइन था। ये आपने इसमें पढ़ा था ना यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। और जैसे ही मैंने इस लाइन का कुछ नेम दिया, एक पार्ट बन गया, तो हमने कहा दिस इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। आपने एक लाइन और देखी होगी, इसे हटाता हूं मैं। एक लाइन यहां से एक पॉइंट से ड्रॉ हुई और यहां से हमने एक एरो बना दिया। मीन्स इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है या एंड पॉइंट बोल लो। और ये पॉइंट जो एरो बना हुआ है ये शो करता है कि इसका कोई एंड नहीं है, ये आगे कहीं भी एक्सटेंड हो सकता है, कितना भी दूर। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं, इस तरह का जो भी डायग्राम आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। अगर इसी पॉइंट से एक रे और ड्रॉ कर दें हम, सेम इसी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट का नाम इस पॉइंट का नाम ए है। इसी पॉइंट से एक रे इधर गई है, इसी पॉइंट से एक रे इधर गई हुई है। 2 रेज हैं यहां पर। और ये दोनों रे अगर कहीं एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं इस तरीके से, तो बीच में कुछ दिख रहा है आपको? यस। ये पोर्शन क्या बना रहा है? यहां पर एक एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल। ये एक तरीके की लाइन है, दिस इज लाइंस, या रे बोल दो उसको एक तरीके से, ठीक है। और दिस इज एंगल। और यही हो गया आपका लाइंस एंड एंगल्स। खत्म हो गया चैप्टर। तो खत्म हो गया, तो बंद करते हैं, आराम करते हैं, चलते हैं दूसरे चैप्टर पर। लेकिन इतने आसानी से इसको खत्म हम नहीं करेंगे। देखो, रे की बात समझ में आ गई। इसी चीज को और भी कुछ बोलते हैं हम। ये जो आपको रे दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं, ये इसका आर्म है। क्या है? आर्म। भुजा बोलते हैं ना, भुजा,
ठीक है, दिस इज भुजा, आर्म। ये भी इसका क्या है, आर्म है। दोनों के दोनों आर्म्स कहीं एक पॉइंट पर यहाँ के जुड़े हुए पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। वर्टेक्स समझ रहे हो ना, जहाँ भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में जाके मिल जाए वहीं पे क्या बन जाता है, वर्टेक्स बन जाता है। जैसे मान लो दिस 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 दिस, ये क्या है, मान लो कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये क्या है, वर्टेक्स है, क्योंकि दो लाइन आके मिली हुई हैं, ये भी दो लाइन आके यहाँ मिली हुई हैं, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे आके मिली हुई दो लाइनें, तो क्या है हमारा, वर्टेक्स है। इतना क्लियर हो गया, लाइन क्लियर हो गया, रे क्लियर हो गया, एंगल क्लियर हो गया, ये वर्टेक्स, ये आर्म्स है, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। चलो अब कुछ चीज़ें और भी इसमें है, जैसे मैंने पॉइंट्स के बारे में बताया, तो मैंने बताया कि एक होता है कोलिनियर पॉइंट और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, कोलिनियर का मतलब ये होता है ना, मान लो ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है, 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 जितने भी पॉइंट्स हो, अगर सबके सब एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स हैं, तो हम बोलते हैं वो सारे पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर इसमें से एक पॉइंट यहाँ कहीं है, एक पॉइंट यहाँ कहीं है, मैं कहूँ क्या ये 1 2 3 4 5 6 जो पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या कोलिनियर हैं, तो नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर ये नहीं है, एक लाइन ये तो है बट ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो कोलिनियर पॉइंट नहीं है ये, तो कोलिनियर नहीं है तो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। तो ये देखो, ये सब वर्ड्स मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सब वर्ड्स कभी भी तुम्हें आएगा जब हम कुछ चीज़ें थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, कोलिनियर नॉन कोलिनियर, तो ये सारे टर्म्स तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये नहीं कि वहाँ पे कोलिनियर क्या है, नॉन कोलिनियर क्या है, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये सारे टर्म्स तुम्हारे दिमाग में घूमते रहने चाहिए। आगे बढ़े, अब बात करते हैं एंगल्स की, कि हमें लाइन तो पता चल गई, हमें एंगल नहीं पता होगा तो लाइन क्या हो जाएगी, गुल हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो एंगल्स के बारे में पता करते हैं, काफ़ी इजी है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं जरा, मजा आएगा। देखो एंगल समझ गए, एंगल क्या होता है, दो रेज के बीच में क्या बनते हैं, एंगल, जहाँ पे उसका वर्टेक्स होता है। इट क्लियर। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि टाइप्स कितने होते हैं एंगल्स के। तो पहले मैं शायद टाइप्स जरा लिख देता हूं। एक एंगल है जिसको बोलते हैं हम अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, दिस इज वेरी क्यूट एंगल, ठीक है। सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। कैसा एंगल, राइट एंगल, ये कभी गलत नहीं होता, ये एंगल हमेशा राइट होता है। थर्ड इज यस स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। एंड फोर्थ इज ऑब्ट्यूस। कैसा एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट वन इज लिख सकते हो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। इट क्लियर। अक्यूट एंगल जो होता है, ये इस एंगल के बारे में बात करें तो ये एंगल, एन एंगल हुज मेजर्स इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। मतलब कि 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या कहेंगे, अक्यूट एंगल। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ, इधर ही बना देता हूँ मैं, अगर अक्यूट एंगल का डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा एक लाइन है, कुछ ऐसा, दिस इज अक्यूट एंगल। 0 डिग्री से ऊपर है, ये 0 डिग्री से क्या है, ऊपर है। अगर सीधा कर देता तो 90 डिग्री हो जाता, 90 डिग्री भी नहीं चाहिए। मतलब कि ये 1 डिग्री से लेकर के 0 से ऊपर पॉइंट में हो सकता है। कहाँ तक जा सकता है, 89 तक। अगर हम एक राउंड फिगर में नंबर लें तो 90 नहीं हो सकता है। राइट एंगल, जैसे नाम से दिख रहा है तुम्हें, कहीं भी राइट एंगल दिख रहा है, तुरंत तुम्हें समझ जाना है कि राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। कई बार लिखा होता है टू राइट एंगल, तो टू राइट एंगल का मतलब 2 × 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आया स्ट्रेट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस को ऊपर लिख लो, ठीक, स्ट्रेट उसके बाद गलत लिख दिया मैंने, ऑब्ट्यूस एंगल, आफ्टर दैट
स्ट्रेट एंगल, ठीक है। राइट एंगल हो गया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस को 90 से और आगे बढ़ाओ, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल का जो मेजर होगा वो मोर देन, क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन किसके, 180 डिग्री। मीन्स राइट एंगल तो आपको पता चल गया, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहां पर 90 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, अगर ऐसे मान लो एंगल बना हुआ है तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो 90 डिग्री होगा, थोड़ा सा और बेंड कर दो इसको, थोड़ा और बेंड किया हमने तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। अगर बिल्कुल बेंड कर दोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इसलिए हम स्ट्रेट नहीं करेंगे। अभी इसको और क्लियर समझाता हूँ अभी मैं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तुम्हें समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे होती है स्ट्रेट लाइन। दिस इज स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। जब हम थ्योरम्स को प्रूव करेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल का बहुत यूज करेंगे हम, ठीक है। नाउ रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि यहां से अभी मान लो ये, इसको मैं मिटा देता हूं, ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, यहां से एंगल था। अब ये एंगल जो स्ट्रेट लाइन यहां पर थी, ये एंगल किधर मुड़ गया, बेंड होके नीचे आ चुका है, अब ऐसे आ रहा है एंगल, ठीक है। इस तरीके से एंगल और बड़ा हो रहा है, मतलब कि मोर देन 180 है बट लेस देन 360 है। तो रेफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 होगा, मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। एंड नाउ कंप्लीट, जैसे नाम से लग रहा है कि पूरा एंगल कंप्लीट हो रहा है, दिस इज 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कुछ ऐसा हो जाता है जैसे, अब मैं इन सबको एक साथ अगर बना के दिखाऊं तुम्हें मैं, तो देखो इन सबको हटाता हूं, इसे भी हटाता हूं, तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या बनाया हमने, एक अक्यूट एंगल बनाया इस तरीके से। अक्यूट एंगल थोड़ा सा ये और ऊपर उठा तो क्या बन गया, राइट एंगल बन गया। ये अक्यूट था, ये राइट एंगल बन गया। राइट एंगल थोड़ा सा और बेंड हुआ इस तरीके से, तो ये पूरा कौन सा एंगल बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। ये एंगल और लुढ़क गया, ऐसे आ गया, तो ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बन गया। ये जो लुढ़क के यहाँ गिरा था, ये अब गिर करके इधर आ गया, अब ये कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। और जब ये पूरा घूम गया ऐसे, तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। दिख रहा हो सर्कल बना, इसीलिए बोलते हैं सर्कल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। जब आप यहाँ से लेके ऐसे घूम जाते हो, एक सर्कल जो होता है ऐसे बना तुमने, ऐसे 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 जाते जाते क्या बन गए, सर्कल बन गया। देखो यहाँ पे भी बन रहा है भाई, ऐसे 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 जाते जाते क्या बन गया, सर्कल। एंड सर्कल इज कंप्लीट एंगल। इतना क्लियर हो गया। यूं देख सकते हो, अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, दिस इज acute angle, this is very acute angle. Now this is right angle 90 डिग्री, बिल्कुल राइट एंगल। थोड़ा सा और उधर किया हमने, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, बिल्कुल सीधा कर दिया इसको, दिस इज स्ट्रेट एंगल। इसको और ऐसे बेंड किया ऐसे नीचे की तरफ, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। और यूं घुमा दिया, पूरा सर्कल बना दिया, तो क्या बन गया, दिस इज कंप्लीट एंगल। इतना क्लियर हो गया। मोर देन लेस देन समझ में बात आ जाएगी यहाँ पर, किसको मोर देन करना है, किसको लेस देन करना है। तो ये चीज़ आपको करेक्टली दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। और इसको हिंदी में समझना, हिंदी में समझ लेना कि एक्यूट एंगल राइट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सब आप लोग को बेटर समझ में होगा ही। इसके अलावा कुछ एंगल्स आपको और आने हैं, तो उसके बारे में जरा जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी छूट गया तो अभियान ये टूट गया। पढ़ते हो ना, वो पोलियो अभियान में लिखता था, एक भी बच्चा छूटा मानो अभियान टूटा, इस टाइप से कुछ लिखता था। तो एक भी आप मिनट छोड़ोगे तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें मिस कर जाओ, तो अभी छोड़ना मत, ठीक है। इसको पूरा देखो। नेक्स्ट चीज़ है, दो एंगल की बात करेंगे हम यहाँ पर, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा है सप्लीमेंट्री, दो एंगल हैं। इसके बारे में पहले भी आपने सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि कोई भी दो एंगल, मान लो एक एंगल x है और दूसरा एंगल कोई y है, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ पर क्या है, सप्लीमेंट्री का मतलब कोई भी दो एंगल हो x और y डिग्री, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो हम कहेंगे दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल। देखो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री कोई एक एंगल नहीं होता है। या बोलो कि 90 डिग्री को हम 80 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे कि ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है, ऐसे नहीं बोलते हम। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जो भी एंगल है वो दो एंगल का पेयर है, ठीक है। ये दो एंगल मिलकर के अगर 180 डिग्री बन रहे हैं तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे दोनों आपस में मिलकर के 90 डिग्री बन रहे हैं तो हम बोलेंगे दोनों आपस में कैसे एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे मैंने लिखा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो ऐड कर लो इसका, 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया, बोलोगे यस कॉम्प्लीमेंट्री है। हमने बोला कि चलो 40 प्लस 60 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐड करो 60 और 40 कितना होगा 100 हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। सप्लीमेंट्री में सेम इसी तरीके से अगर बोलूँ कि 100 प्लस 80 ये सप्लीमेंट्री है, यस दोनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री होगा। मैंने यहाँ कर दिया 90 प्लस 90 सप्लीमेंट्री एंगल है, यस 90 180 डिग्री है, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। अब इसमें कई बार पूछता है कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। और ऐसे यहां पे तुमसे पूछ दिया कि 100 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या ये समझो। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो तुम्हें ये सोचना है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है, जो 60 डिग्री में ऐड होने पर 90 डिग्री बना दे, ठीक है। तो तुरंत खुद ही सोचो कि ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो हमने मान लिया 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट x है, इक्वल्स टू हमें पता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में कितने बनेंगे 90 डिग्री बनेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x इक्वल्स टू 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30, मतलब 60 डिग्री का। इसको तो मैं सॉल्व करने का मतलब एक इक्वेशन का तरीका बता रहा हूँ कि इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे। एग्जाम में नहीं ना कि मुंह से बोल दोगे, एग्जाम में कहीं लिखने के लिए आया कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तुमने बोल दिया 30 डिग्री होगा और एग्जामिनर देख लेगा कॉपी में लिखना भी तो पड़ेगा ना, तो ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अदरवाइज तो ऐसे तो ओरली भी तुम बता सकते हो कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 30, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो तुरंत ऐड करो 50 में कितना ऐड करने पे 90 हो जाए। तो कोई बोले कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो क्या बोलोगे 40 होगा। सेम यहाँ पे कोई बोले कि 100 डिग्री का सप्लीमेंट कितना होगा, तो क्या बोलोगे 100 में कितना ऐड करेंगे 180 हो जाए, 80 ऐड करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसी को कॉपी में लिखना तो क्या लिखोगे कि 100 डिग्री प्लस इसका सप्लीमेंट x होगा और दो सप्लीमेंट्री एंगल आपस में मिलने पे कितना बनाते हैं 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 180, 100 उधर चला जाएगा माइनस 100, 180 से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, इज इट क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नो कन्फ्यूजन। चलो आगे बढ़ें, अब चलते हैं आगे। देखो इसमें बहुत सारे एंगल्स आपको पढ़ना है और सारे एंगल्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत मज़ा आने वाला है इस एक्सरसाइज में। जिन बच्चों को ये एक्सरसाइज समझ में आ जाती है ना वो एकदम धुआं उड़ा देते हैं, और जिनको समझ नहीं आती है उसे धुएं में खो जाते हैं वो। अब इसमें कहता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधे से समझो कि ये 180 डिग्री से रिलेटेड है कुछ। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे बने कोई दो एंगल, ठीक है, पेयर दिख रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने यहाँ पर मैंने लिखा कि x, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल है y है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हम सीधे क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब भी हम ज्योमेट्री में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके सामने हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है कि ये 180 डिग्री क्यों लिख दिया आपने, क्या रीज़न है, वाई। तो ये आपको पूरे के पूरे ज्योमेट्री में ये आपको समझना होगा कि आपने 180 लिखा है यहाँ पर तो क्यों लिखा है, हवा में तो लिखा नहीं होगा, कोई रीजन होगा। तो यहाँ पर रीजन क्या है,
तो यहाँ पे कई बार लोग रीजन लिखते हैं स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी कि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए 180 डिग्री होगा, इस एंगल और इस एंगल का सम, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल को अगर आपस में मिला दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है ना ये, ठीक है। इसी को हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ये भी लिखा जाता है कि ये दो एंगल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, इसलिए ये 180 डिग्री के एंगल्स होंगे। ये दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री का इक्वल होगा। और इस प्रॉपर्टी का यूज हम बहुत करते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन डायग्राम में खोजना आ गया, सर्च करना आ गया, ठीक है, तो देखना बहुत सारे तुम्हारे थ्योरम्स ऐसे प्रूव कर दोगे। तुम्हें डायग्राम को भी पढ़ना है। यहाँ पर ज्योमेट्री केवल लिखने का तरीका नहीं है, आपको क्वेश्चन को भी समझना है। अगर डायग्राम दिया हो तो डायग्राम को देखना है, अदरवाइज क्वेश्चन को पढ़ करके डायग्राम को अपने माइंड में क्रिएट कर देना है। इस टाइप से कुछ हो जाए तो जादू हो जाएगा। एक आपने सुना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक लाइन गई कहीं से भी, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन और कहीं से गई, दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया कहीं पर, तो इनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे अपोजिट एंगल कौन होगा? इस एंगल का अपोजिट ये नहीं ना होगा। अपोजिट होगा फ्रंट। इसके सामने कौन है? इसके सामने ये है। और इसके सामने कौन है? इसके सामने ये है। तो ये वाला एंगल मान लो x है और ये वाला एंगल मान लो y है, ये एंगल z है, ये एंगल कुछ और है, मान लो x y z खत्म हो गया, कुछ और मान लो, इसको क्या मान लें? W मान लो। तो यहाँ पे अगर ये लाइनें दो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कभी भी दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी, तुरंत दिमाग में तुम्हारे घूमना चाहिए कि यहाँ कोई ना कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ही होगा। तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इससे भी हम प्रूव करेंगे कि दो लाइनें आपस में अगर कट कर रही हैं, दो लाइन कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल क्यों होते हैं? यहाँ पे कौन इक्वल हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू वाई एंड z इज इक्वल्स टू w। और ये क्यों होगा? इसको हम प्रूव करके देखेंगे भी। जब थ्योरम्स का हम पार्ट लेकर के आएंगे उसके प्रूविंग का, तब वहाँ पे इसको हम प्रूव भी करेंगे। इतना क्लियर हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये सारे रूल्स हैं, आपको जब भी कहीं प्रूव करना होगा ये सारे के सारे थ्योरम्स आपको दिमाग में याद रहने चाहिए कि कहीं भी लाइन कट हुई तो दिमाग में रखना चाहिए ये इसके इक्वल हो। मान लो तुमने पूछ ही दिया वो कि प्रूव करो x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, एंड टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइनें हैं आपस में दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन प्रूव करो कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सीधे लिखोगे x इज इक्वल्स टू वाई। वाई तो यहाँ पर रीजन लिखोगे बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं? VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसी में कई जगहों पे लिखा होता है इक्वल एंगल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। इक्वल एंगल के नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। दिस इज इक्वल एंगल्स। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को क्या करे? बाइसेक्ट करे। देखो दो चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं बाइसेक्ट, क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट, और एक को बोलते हैं हम इंटरसेक्ट। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है लाइन कहीं भी कट कर देगी, जाकर के कहीं से भी, कहीं भी कट कर, जैसे लाइन जा रही है यहां से कट कर सकती है, ये भी इंटरसेक्ट है। बट इसको हम बाइसेक्ट नहीं कहेंगे। बाइसेक्ट कब कहेंगे? इंटरसेक्ट का मतलब कि कहीं भी लाइन कट करे, किसी भी पोजीशन पे कट कर सकती है लाइन। बट बाइसेक्ट हम तभी कहेंगे जब किसी लाइन को, मान लो ये एक लाइन है, इसको दूसरी लाइन ऐसे कट करे कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे इसको, तो हम बोलेंगे कि इस लाइन का नाम मान लो AB हो, तो हम बोलेंगे कि AB को ये लाइन क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। अगर कब? दो इक्वल पार्ट में। मान लो ये पूरा AB की लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर थी, अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे जहाँ कट करी इसको O मान लो, तो AO कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। OB कितना होगा? ये भी 5 सेंटीमीटर। तो बाइसेक्ट इंटरसेक्ट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर, जब बोला एंगल बाइसेक्टर तो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी एंगल है इस तरीके से,
मान लो कि ये 60 डिग्री का एंगल है, तो एंगल बाइसेक्टर तो मैं कंस्ट्रक्शन भी यहाँ से कैसे किया जाता है उसको कंस्ट्रक्शन में हम समझेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी इस तरीके से, जो एंगल को क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल एंगल में। कैसे? अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर हम मान लें वाली बीच वाली लाइन को, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने कितने डिग्री का हो गया, ये 30 का होगा और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हमेशा रहना जरूरी है ना, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसके बाद एक आखिरी चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं और टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे और सेकंड पार्ट को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। उस चीज़ का नाम है कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक तरीके से ये पड़ोसी एंगल है। कौन सा एंगल है, पड़ोसी है, ये एंगल का पड़ोसी। लेकिन हमेशा ये दिखने में अगर पड़ोस में दिख रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरे वाले एंगल का पड़ोसी हो। कई बार देखने में लगता है पड़ोसी है बट होता नहीं है। तो इसके कोई भी एंगल एडजेसेंट एंगल है, इसको हम कब कहेंगे कि हाँ ये एडजेसेंट है। तो इसके जो है 3 रूल हैं। बारिश काफ़ी तेज हो चुकी है, फिर भी चलते हैं, आवाज़ तो आ रही है ना, थोड़ी सी वीडियो है, ख़त्म करते हैं इसको। इसके जो 3 रूल्स हैं, तीनों रूल को ज़रा देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। यहाँ पर मैं तीनों को लिखता हूँ। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल के 3 रूल हैं। रूल क्या है, मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको तीनों प्रॉपर्टी आपको दिख रही है तभी आप कहोगे कि ये तीनों के तीन, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है। अदरवाइज ये नहीं कि अगर एक ही वर्टेक्स मिल गया तो आपने बोला यस यस ये एडजेसेंट एंगल हो गया, या कॉमन आर्म मिल गया तो हमने बोला कि हाँ एडजेसेंट एंगल हो गया, या कॉमन आर्म्स के मतलब आसपास वाला जो साइड आर्म्स मिला तो हमने बोला कि हाँ ये कैसा एंगल हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे होगे। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो मैं पढ़ा दूँ, थोड़ी बात और है। तो एंगल का हम नेम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एंगल है, इसका नाम है ABC। हमें ये एंगल शो करना है कि मान लो ये एंगल 30 डिग्री का है। हमें लिखना है कि ये एंगल 30 डिग्री। कैसे लिखेंगे, कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, ACB इज 30 डिग्री, कोई लिख दिया BAC इज 30 डिग्री। तो ये लिखना गलत होगा बच्चों। एंगल लिखते कैसे हैं, हमें जहाँ पर हमें एंगल को शो करना है वो वाला जो नेम होता है हमेशा बीच में लिखते हैं हम। कैसे, B हम लिखेंगे, या तो लिखो ABC लिखो, क्या लिखोगे, एंगल ABC, या तो लिखो एंगल CBA, क्या लिखो CBA। दोनों तरीका सही है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे देखते ही लग जाएगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एंगल B की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एंगल B 30 डिग्री है। एंगल लिखने के लिए आ जाएगा। चलो मान लो इसी में एक चीज़ और बना दें हम कि ये पूरा एंगल ABC, इसका नाम D है। मैंने बोला कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का मान लो है, तो इस एंगल का नाम क्या लिखोगे, ये पूरा जो एंगल है इस एंगल का नाम DBC हो जाएगा। कितना क्लियर है, या CBD। अगर इस एंगल का नाम लिखना, मान लो ये एंगल 20 डिग्री का है, मान लो 20 डिग्री का है, ठीक है, तो ये एंगल कितना, कैसे लिखोगे इस एंगल का नाम, क्योंकि ये एंगल देखो, ये एंगल इस किसको शो कर रहा है। अगर मैं ऐसा हटा दूं तो ध्यान से देखो, ये एंगल इसको शो कर रहा है। इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, DBA या ABD। एंगल तो लिखने के लिए आ जाएगा ना, एंगल समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। कई बार हम डायरेक्टली लिख देते हैं एंगल B = 20 डिग्री, ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो एंगल DBA = 20 डिग्री। दोनों सही है। इतना क्लियर है। चलो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एंगल B कब नहीं लिख पाओगे, जब मान लो इसी में एक एंगल और बनाओगे ABC। अब जब लिखोगे कि एंगल B 20 डिग्री, तो यहाँ देख रहे हो कि एंगल B पर पॉइंट B जो है, यहाँ पर 2 एंगल बने हुए हैं, तो एंगल B केवल 20 डिग्री लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर इकलौता ये रहता कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे एंगल B वाले पॉइंट पर 2 एंगल बने हुए हैं, इसलिए तुम डायरेक्टली एंगल B नहीं लिख सकते हो, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, यहाँ पे तुम्हें नेम लिखना पड़ेगा
ABD लिखोगे लोग समझ जाएंगे ये वाला एंगल है, लिखोगे DBC तो समझ जाएंगे लोग ये एंगल है। इस एंगल को अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे DBC या CBD, इस तरीके से लिखोगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं उस एडजेसेंट वाली बात पर। हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए एडजेसेंट को छोड़ करके। यहाँ पर एंगल है, यहाँ से बीच में एक लाइन और है, ये एंगल x था, ये वाला एंगल y था। तो देखते हैं जरा, सेम वर्टेक्स है। अब देखो जरा, नेम भी लिख देते हैं ABCD। एक एंगल यहाँ बन रहा है, इस एंगल का क्या नाम है BAC, BAC है ना, इस एंगल का नाम BAC है। इस वाले एंगल का नाम क्या है CAD, एंगल CAD। दोनों का वर्टेक्स सेम है, यस। दोनों कहाँ पे आके मिल रहे हैं A पर, ये भी कहाँ मिल रहा है A पर। पहला क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो रहा है इस पे। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, कॉमन आर्म्स। अब देखो जरा, AC इसमें भी है, AC इसमें भी है। ये जो AC लाइन दिख रही है वो इस एंगल में भी ये लाइन आ रही है, इस वाले एंगल में भी यही लाइन आ रही है, मतलब दोनों के लिए लाइन क्या है कॉमन है। थर्ड क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। कह रहा कि जो आर्म्स कॉमन नहीं है, ठीक है, वो कॉमन आर्म्स के अगल बगल हो। तो ये इधर है कॉमन आर्म्स, इसके इधर ये वाली आर्म, ये वाली आर्म, ये दोनों कैसी आर्म्स हैं नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब ये दोनों कॉमन नहीं है आपस में, लेकिन कॉमन आर्म्स के अदर साइड में दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी अगर आपको दिखेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एडजेसेंट एंगल है। मान लो यहीं पर एक एंगल और बनाते हैं इस तरीके से। मैंने कहा ये पूरा एंगल जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पूरे एंगल की बात हो रही है, ABCD इसको E मान लो। मैंने कहा कि क्या ये EAC ये पूरा एंगल इस CAD का एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है। तो अब जरा देखो, अगर हम इस पूरे एंगल को लें, इसको हटा ही देते हैं, फिर तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर देखने से लग रहा है ना, जैसे ही देख रहे हो एक कॉमन आर्म है दोनों के बीच में है, दोनों की साइड कॉमन आर्म के साइड में एक अलग आर्म्स भी है, नॉन कॉमन आर्म्स भी है, और दोनों का सेम वर्टेक्स भी है। चलो ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूँ तुमसे ये वाली लाइन छोड़ दो कि ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, EAB दिख रहा है, EAB, ये CAD, ये दोनों एंगल जो हैं, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं? फिर से देखो, अब EAB वर्टेक्स सेम है, CAD वर्टेक्स सेम है, सेम वर्टेक्स है। सेकेंड कॉमन आर्म्स, क्या इन दोनों का कोई भी आर्म्स कॉमन दिख रहा है जो दोनों में हो? EAB ये अलग है, ये अलग है, दो ये इसका आर्म्स यहाँ पर है, इसका आर्म्स यहाँ पर है, कोई आर्म्स दोनों में ऐसा दिख रहा है जो कॉमन हो? नहीं है। तो जब नहीं है, जब एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल है ही नहीं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल समझ में बात आ गई आपको, सेम वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म्स होना चाहिए, इतना चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप समझ में बात आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी मैं इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर के आने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके एक पैरेलल लाइन के बारे में है वो बातें होंगी, और एक ट्रांसवर्सल की बात होगी, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लाइंस एंड एंगल्स उस पर डिपेंड होंगे। तो सेकंड पार्ट को जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में लाइंस एंड एंगल्स के। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सब खैर।